बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने इस वक्त एक खुला चैलेंज जो है वो खड़ा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला आया, मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला। 36 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने हैं। प्रिवेल कौन करेगा, गालिब कौन आएगा, इस हवाले से कुछ इशारे अब मिलना शुरू हो गए हैं। उनके हवाले से साकिब बशीर साहब से बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो बड़ी बुरे तरीके से ठोकर खाकर गिरा था, उसको एक थपकी भी मिल गई है। केस कुछ और था। काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके आईनी किरदार के ऊपर फुल कोर्ट ने बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है, उस आईनी इदारे को थपकी दी है, उसकी हिमायत में जो गुफ्तगू की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट है, फिर हुकूमत की वाइब्स जो अब आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होना। पहले तो ये बताएं कितना बड़ा चैलेंज है मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस के लिए, अगर आईनी तरमीम पास नहीं होती और उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना है, उनके फ़ैसले पर अमल दरामद अगर नहीं होता, वो नहीं करवा पाते, तो फिर वही मामला है जो उमर अता बंदयाल का था कि फ़ैसला दे दिया और अमल दरामद कोई नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक तो उमर अता बंदयाल जो है वो 3 या 5 जजेस थे जिन्होंने वो फ़ैसला दिया था जो इलेक्शंस मैटर वाला, और वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर जो उमर अता बंदयाल थे वो माइनॉरिटी में थे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो हम ख्याल जजेस हैं, जिस तरह आजकल काजी साहब हैं। और दूसरा, अभी जो फ़ैसला है ये फुल कोर्ट का फ़ैसला है, मतलब 8 जजेस अक्सरियत ही हैं, लेकिन ये फुल कोर्ट का फ़ैसला हुआ कंसिडर होता है, मतलब पूरी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। अब इस पे जो मेरी नज़र में 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हुकूमत अमल ना करे और आईनी तरमीम ले आए, जैसी तैसी ले आए, और उसके बाद जो है वो अपनी आईनी अदालत बना के अपनी दुकान अलग खोल रहे और सुप्रीम कोर्ट को कहे कि हम मानते ही नहीं हैं। फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम जो है वो चल पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होगी, जो वकला की को बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से भी होगी, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनके तो अपने मसाइल हैं। लेकिन लाहौर में आपको पता है वकील इकट्ठे हुए, पेशावर में उन्होंने अब जो कन्वेंशंस का अनाउंसमेंट कर दी है, अली अहमद कुर जैसे वकील मैदान में आ गए हैं, तो रेजिस्टेंस होगी। अब दूसरी सूरत यह है कि वो आईनी तरमीम कर ही ना सकें। अच्छा, आईनी तरमीम अगर वो ना कर सके तो फिर उनको हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो इलेक्शन मैटर था पंजाब के इलेक्शंस वाला, उसमें जमाल खान मंदोखेल ने कहा किसको, सलमान अकरम राजा को, कि जो लाहौर हाई कोर्ट थी वो अब खुद नोटिफिकेशन नहीं कर सकती थी ट्रिब्यूनल की तश्कील का। वो ये करते कि उन्होंने एक फ़ैसला दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट में बुला लेते। आज 3 दफ़ा ये जुमला उन्होंने दोहराया। तो मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पर ना इलेक्शन कमीशन अमल कर रहा है, ना ही हुकूमत वक़्त कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक जो है वो पाई जाती है आवाज़ कि अगर फ़ैसले पर अमल नहीं होगा तो फिर कंटेम्प्ट में बुलाया जाएगा। लेकिन साकिब, ये मामला जो है वो ज़ाहिर है कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन 12 जुलाई को फ़ैसला आया था फुल कोर्ट का, और फुल कोर्ट का 8 की मेजॉरिटी के साथ फ़ैसला, जो कि पूरी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तसव्वुर होता है, उसको अब कितना वक्त गुजर चुका है। अगर इस फ़ैसले पर अमल दरामद उस वक्त नहीं हुआ तो वो भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें भी हीले बहाने से काम ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद, इलेक्शन कमीशन इजलास पर इजलास किए जा रहा है, और अब हमारे पास खबर ये आ रही है, जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तफसीली फ़ैसले के आने के बाद मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला कर लिया है कि हम मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो एक मिसलिनियस एप्लीकेशन डाल रहे हैं बिफोर द कोर्ट कि नज़र षानी की जाए इस फ़ैसले पर। नज़र षानी का कहना फ़ैसले पर अमल दरामद से पहले, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को चैलेंज नहीं है खुला कि हम आपका फैसले पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं इसको तब्दील करें? ये सिर्फ चैलेंज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है जो इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई से कर रहा है। 12 जुलाई, 12 अगस्त, फिर 12 सितंबर और आज 24 सितंबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि
पिछले तकरीबन 74 डेज़ हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा। और अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी थी उसमें भी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा था कि आप हीले बहाने करके इसको लटकाना चाह रहे हैं और आप जो है वो आपका किरदार एक डाखाने का था जहां आप जो है वो दूसरी चीज़ों में पड़ गए हैं। और कल का जो फैसला है, कल का फैसला जिसने पढ़ा नहीं है ना वो तो बात करेगा, अगर इस तरफ वाले लोग अलग बात करेंगे दूसरी तरफ वाले अलग। कल का जो फैसला है मैं कहता हूँ एक हर सवाल का जवाब उसमें मौजूद है। अब तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई एक सिंगल रास्ता भी नहीं है। मैं कहता हूँ एक एप्लीकेशन क्या 10 एप्लीकेशन ये डाले वो उठा के इनके मुंह पर फेंकेंगे जितना तफसीली फैसला लिखा गया है। और इसमें एक और पैगाम भी है कि 8 जज आज भी, मतलब कल की जो तारीख थी 23 सितंबर को, वो इकट्ठे हैं। मतलब उनको अगर आप कहें कि 10 दिनों के बाद कोई तब्दीली आ जाएगी, तब्दीली आती नज़र नहीं आती। एक सवाल पीटीआई को क्यों नशिस्तें दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैरिस्टर गोहर के दस्तखत या किसके दस्तखत हमने देखने हैं, उसका जवाब भी दिया गया। और उसमें और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर जो सवालात हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़राए से खबरें जो है वो मीडिया को देता है। और मैं तो रात ज़राए का सख्त रद्द अमल। क्या इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा फेसलेस है, वॉइसलेस है, मतलब उनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई उनके पास बंदा नहीं है, मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है, कोई प्रेस रिलीज, कोई उनका पीआरए, कोई उनका पीआरओ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपना डायरेक्ट ही जवाब दे दे, ज़राए से जवाब दे रहे हैं। हम रिपोर्टर्स हैं, ईसा नकवी साहब सहाफ़ी हैं, इसी शहर में रहते हैं, हमें ही पता होता है कि ज़राए से जो खबर आई है एक्चुअली वहीं से आई है जहाँ से आया करती है, मतलब मुतलका इदारे से ही आई है। तो उसको ज़राए जो है वो कहकर जो है चलाया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया उसकी शुरुआत होती है वो दिसंबर 22 से, कि 22 दिसंबर का जो फैसला था वहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया। फिर उसके बाद 13 जनवरी के फैसले के बाद क्लियर नहीं किया कि पीटीआई से हमने सिर्फ बल्ला लिया है, उनका जो स्टेटस खत्म नहीं किया। फिर उसके बाद लिखते हैं कि 2 फरवरी को सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर जो उन्होंने ऑर्डर पास किया रिटर्निंग अफसर ने और इलेक्शन कमीशन ने, वो गैर कानूनी था। फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन जो रिटर्न कैंडिडेट से उनको पीटीआई डिक्लेयर करना था, उन्होंने इंडिपेंडेंट किया, वो गलत किया। मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो एक इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई आप अपना जो किरदार था इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने का, वो किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। उसके पीछे एक पूरी लिस्ट है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट की वजह से एक उसके जो हुकूक थे उससे जो वो अलग किया गया। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक रास्ता भी है। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, नज़रसानी की दरख्वास्त ज़ाहिर सी बात है अभी तफसीली फैसला आ चुका है, वो फिक्स होनी है। जब फिक्स होगी तो इलेक्शन कमीशन का वकील जाएगा रोस्टम पे, तो जज सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आप ये बताएं कि आपने फैसले पर अमल क्यों नहीं किया, नज़रसानी करने आ गए हैं। और हमारे देखने वालों के लिए ये एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, नाज़रीन, नज़रसानी जो है वो 4-5% बल्कि 3% नज़रसानी एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं। 95-96% नज़रसानी की दरखास्तें खारिज होती हैं। इसका बहुत ही रेयर लिमिटेड स्कोप है, नज़रसानी में पूरा केस नहीं खुलता। बिल्कुल उसमें एक पॉइंट्स देने हैं कि इस पॉइंट पे हमें जो है वो आप नज़रसानी करें, और वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट की इख्तियार है कि वो नज़रसानी उसको किस तरह करेंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सख्त ऑब्जर्वेशंस, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन बल्कि 2 सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनके हवाले से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी में रकावट फुल कोर्ट ने डिक्लेयर की है। एक ऐसे वक्त में काजी फाइजी साहब का आपको याद होगा कि उन्होंने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी इदारा होने और उसके हवाले से और अपने जजेस के ख़िलाफ़ कि ये भी लाइन क्रॉस कर लेते हैं या ये इस तरीके से करते हैं, वो रिमार्क्स दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ है मैं आपके सामने ज़रा रखता हूँ, इसका मुझे समझाएं कि काजी फाइज़ ईसा का एक ऐसे वक्त में ये बोलना, ये कहना, जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं ट्रिब्यूनल्स वाले केस में, चीफ जस्टिस ने केस की जो समाअत चल रही थी उस दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया और वो चाहे तो ख़त्म भी कर सकते हैं।
اب یہ ٹریبونل کیس چل رہا تھا, سلمان اکرم راجہ کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مکالمہ ہو رہا تھا. اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جب انہوں نے دلائل سنے سلمان اکرم راجہ کے کہ الیکشن کمیشن نے فلاں عمل درآمد نہیں کیا, ہائی کورٹ کی بات نہیں مانی, فلاں کی بات نہیں مانی, تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کیا ہم عدالتی فیصلوں پر انحصار کریں یا آئین پر؟ عدالت آئین کی پابند ہے, مجھے سروکار نہیں جج نے کیا فیصلہ دیا. تو یہ کتنی تگڑی تھپکی ہے آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اس کا مطلب یہی ہے ڈٹ جاؤ. نہیں بالکل یہی اس کا تاثر یہ جا رہا ہے, اور میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سپریم کورٹ میں 19 ججز ہیں, 19 ججز میں ایک ہیں, وہ چیف جسٹس ہیں, ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ان کی چیزیں ہیں, لیکن بطور جج ان کی اوپینین, ان کی رائے ایک ہے, 19 نہیں ہے, باقی 18 کی رائے الگ ہے. تو 8 ججز نے پچھلے دن مطلب کل کے روز بڑا تفصیلی فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر. جو سوالات اٹھائے وہی سوالات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اٹھائے کہ آپ نے پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی کو آپ نے کنسیڈر نہیں کیا, غلط کیا الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں. اور آج جو ہے وہ بظاہر ایسے تبکی جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہا, حالانکہ اگر آبزرویشن دینی تھی, آبزرویشن تو یہ دی جاتی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے. آج پورا جو لیکچر تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن معزز ہے, محترم ہے, قابل عزت ہے, اس کو سر پہ بٹھائیں, وہ ایک آئینی ادارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 فروری الیکشنز میں جو کچھ ہوا اس کو جو ہے وہ بالکل وہ آئینی ادارہ ہے, جو مرضی ہے وہ کرتا رہے, 8 فروری کے بعد جو مرضی ہے کرتا رہے, ان پر کوئی جوڈیشل ریویو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ اس میں حیران کن جو بات مجھے لگی کہ جس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے. پھر جو سلمان اکرم راجہ تھے انہوں نے پھر روکا بھی, پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ جو آئین ہے وہ ہم نے آئین کے مطابق ہم نے چلنا ہے, عدالتی فیصلے جو ہے وہ ہمارے لیے وہ نہیں ہوتے, ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے. حالانکہ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات کی کہ آئین پہ عمل ہم نے کرنا ہے, جس آئین کی شق کو سپریم کورٹ اس کی تشریح کرتی ہے, جو جس کا کام ہے عدلیہ کا, تو اس شق کے بعد جو آئین کی جو شکل بنتی ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. تو حیران کون طور پر قاضی چیف جسٹس جو ہے ان سے تاثر ایسے جا رہا تھا کہ آئین, پھر انہوں نے جو بات کی کہ وہ جب ادارہ چاہیں بنا دیں, جب ادارہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہیں چلیں, اس کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے اس وقت جو سینیریو ہے, اس سینیریو کے تناظر میں جہاں پہ حکومت وقت سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس کے اختیارات ختم کرنا چاہ رہی ہے, جو اس پہ آئینی عدالت لانا چاہ رہی ہے, جو ججز ہیں عدلیہ سے کنٹرولنگ اتھارٹی بنانا چاہ رہی ہے, کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے سارے سسٹم کو, اس دوران اس قسم کے جو ریمارکس ہیں وہ میرے لیے تو حیران کن ہے. ریمارکس تو ہے حیران کن ہے, لیکن انہی 36 گھنٹوں میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بلاول بھٹو زرداری وہ سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے اور وہ جس طریقے سے گرجے ہیں, برسے ہیں, چمکے ہیں اور انہوں نے للکارا ہے, یہ ونس اگین ایک چیلنج ہے ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت ضروری بھی اور مجبوری ہے, بنا کر رہیں گے. اب آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ اگر نمبر موجود نہیں ہے اور نمبر آپ کے پاس پورا کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھی اس بات پر اب شاید پر یقین ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی کا جو لیٹر ہے وہ پریویل کرے گا اور الیکشن کمیشن اس کے مطابق مخصوص نشستیں الاٹ کر دے گا, نہ کہ یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو. تو پھر تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی چیلنج کھڑا کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ فیصلے پر عمل نہ ہونا سسٹم کو چلنے نہیں دے گا. دوسری بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں اور جو حکومت کہہ رہی ہے, میرے صرف ایک دو بڑے سادے سے سوالات ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہیں پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون ہے یا ANP ہے یا جو ان کے اتحادی تھے یا ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگوں سے جب ہم نے پوچھا, جو پارلیمنٹیرین سے, کہ وہ جو مجوزہ ڈرافٹ تھا 54 ترامیم کا کیا کسی نے دیکھا, تو ان میں سے 60, 70, 80% جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا. مطلب پڑھنا تو, اور جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو حالت یہ تھی کہ ایک خفیہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں اتنی بڑی آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ آئینی ترمیم نہیں, پورا آئینی جو ہے وہ بدلنے کی کوشش تھی, جس کو جو ہے وہ روکا گیا. اور اب جو وہ بات کر رہے ہیں 63A والی, اس پہ آتے ہیں.
63A को सपोर्ट कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि आप आइनी तरमीम, आइन को बदलना चाह रहे हैं, आप आइनी अदालत बनाना चाह रहे हैं, तो 63A में आप समझते हैं कि 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केस लगाया है, वहाँ अगर उनकी अपीलें मंजूर हो जाती हैं तो वो रास्ता खुल जाएगा फ्लोर क्रॉसिंग का, और फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए आप आइनी तरमीम लाएंगे। ये अलग से इसके सवालात हैं। और जो अभी 30 सितंबर को एक और जो मामला होना है कि 30 सितंबर का बेंच आगे बढ़ सकेगा या नहीं बढ़ सकेगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच में है और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर का अपने ख़त में पूरा केस लड़ा है कि उनको क्यों कमेटी से अलग किया गया, तो अब ऐसे लगता है कि 30 सितंबर को जस्टिस मुनीब अख्तर उस बेंच से अलग हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। अभी खबर नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जो अगर ये 63A की जो है वो नज़रसानी मंजूर होती है तो फ्यूचर में वो बेनिफिशरी हो सकते हैं उन आइनी तरामीम की जो मुस्तकबिल में होनी है। तो उन पे भी ये सवाल आ सकता है और उन पे एतराज़ आ सकता है कि आप बतौर चीफ जस्टिस ये केस ना सुने, क्योंकि इस केस का जो फेट होगा उस अगर मंजूर होती हैं तो आइनी तरमीम आएगी, आप उससे बेनिफिशरी होंगे, तो इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप ये केस ना सुने। तो ये चीज़ें मल्टीपल आ सकती हैं, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए आइनी तरमीम पर नज़र रखना बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये एक तो हैरान कौन है। फिर जो इन्होंने स्ट्रक्चर, जो पूरा जो अदलिया का जो स्ट्रक्चर हिलाने की जो कोशिश है, उस पर मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई ऐसा काम भी उन्होंने नहीं किया कि ये चलेगा कैसे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर वो लाना चाह रहे हैं ये 100% है। ये हुकूमत वक़्त को मुख्तसर वक़्त के लिए तो सपोर्ट कर देगा, इस सिस्टम को चला देगा, लेकिन आगे चलकर ये जो स्ट्रक्चर बदलेंगे ये इन्हीं के खिलाफ जो है इस्तेमाल हो सकता है। सही, बिल्कुल जी। फैसला कुन मार्के का फैसला कुन वक्त जो है वो शुरू हो गया है, और अब वो वक्त है जब आपको हर चंद घंटे के बाद इसी मामले में बड़ी पेशरफ मिलेगी, क्योंकि हमें शहर इक़्तिदार के बामुदर ये सरगोशियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 25-26 अक्टूबर डी डे है, जो होना है उससे पहले होना है, और उस वक्त तक जो डेवलपमेंट्स हो जाएंगी वही तयन करेंगी कि जो मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत है वो किस हद तक चल पाएगी, या रेंगेगी, या भागती दौड़ती हुई नज़र आएगी, अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल होगा, मौजूदा हुकूमत का क्या होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिटरमिन होनी है। आने वाले चंद हफ्तों में इस पर नज़र भी रखेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।